आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे लेकर हमारे दिमाग में एक आप कह सकती हैं एक पक्की इमेज बनी हुई है। जब हम जाति के बारे में सोचते हैं तो हमें गांव याद आते हैं, है ना? बिल्कुल, खेत, पंचायतें, पुरानी परंपराएं। हाँ, वही सब। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जाति हमारे शहरों में भी उतनी ही जिंदा है, बस उसका चेहरा थोड़ा बदल गया है। बिल्कुल, और आमतौर पे यही माना जाता है कि शहर गए तो जाति पीछे छूट गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एकेडमिक और लेखक वामसी वाकुला भारनम के काम और उनके एक इंटरव्यू के आधार पर। हाँ। उनका पूरा रिसर्च इसी पर है कि भारतीय शहरों में जाति और अलगाव कैसे काम करता है, और सच कहूं तो नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि मॉडर्न इंडियन शहरों में जहां हम और आप रहते हैं, वहां जाति पर्दे के पीछे से कैसे सब कुछ चला रही है। घर किराए पर लेने से लेकर नौकरी पाने तक। बिल्कुल। चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले उसी बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो एक उम्मीद है कि शहर जाति से आज़ादी दिलाते हैं, क्या रिसर्च भी यही कहता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, लंबे समय तक जाति पर सारा रिसर्च गांवों को ही ध्यान में रखकर किया गया है, लेकिन अब इंडिया तेजी से अर्बन हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। शहर ही अब मौके तय कर रहे हैं, भविष्य तय कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जाति शहर के गेट पर रुक नहीं जाती, वो बस अपना तरीका बदल लेती है और शायद ज्यादा चालाक हो जाती है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। लाखों युवा छोटे शहरों और गांवों से इसी सपने के साथ बड़े शहर आते हैं कि वहां उन्हें बराबरी का माहौल मिलेगा, अपनी पहचान से आगे बढ़कर कुछ करने का मौका मिलेगा। हाँ। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? वाकुला भरणम का रिसर्च इस सपने को सीधी चुनौती देता है। वो कहते हैं कि शहर बराबरी की जगह है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, बल्कि शहर तो पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म के इंजन है। और कैपिटलिज्म का बेसिक काम ही है आर्थिक असमानता पैदा करना और उसे बढ़ाना। कोई अमीर होता है, कोई गरीब। और ये आर्थिक असमानता फिर जाति की असमानता से कैसे जुड़ जाती है? यही पर सारा खेल है। अक्सर जो वर्ग के आधार पर खाई होती है, वो जाति की खाई से जाकर मिल जाती है। अच्छा। मतलब ज्यादातर मौकों पर आप देखेंगे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों से आते हैं। तो शहर आपको एक तरह की आजादी तो देता है, पर बराबरी नहीं। रुकिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है आजादी और बराबरी में। बहुत बड़ा। मतलब लोग शहर आते क्यों हैं फिर अगर बराबरी नहीं मिलती तो? वो आते हैं मुक्ति और गुमनामी के लिए। इसे ऐसे समझिए, हम्म। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है जहां उसकी जाति की वजह से उसे रोज जलील किया जाता है या हिंसा का डर रहता है, तो उसके लिए शहर आना एक बहुत बड़ी राहत है। सही बात है। शहर में कोई आपको रोज रोज टोकने वाला नहीं है, कोई आपकी जाति पूछकर आपको कुएं से पानी भरने से नहीं रोकेगा। आपको उन रोजमर्रा के जुल्मों से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन ये बराबरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बराबरी का मतलब होता है मौकों तक समान पहुंच, और वो शहरों में नहीं है। मतलब लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं, पर शहर उन्हें कुछ और ही देता है। एक तरह की राहत, पर बराबरी का हक नहीं। हाँ, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आपके दिए गए सूत्रों में यह भी बताया गया है कि जहां लोग साथ रहते हैं, यानी मिले जुले मोहल्लों में, वहां कुछ अनपेक्षित फायदे भी होते हैं। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपके पड़ोसी होते हैं तो क्या बदलता है? यहाँ 3 जरूरी चीजें होती हैं। पहली है सांस्कृतिक लेन देन। जब अलग अलग जातियों और क्लास के लोग एक दूसरे के बगल में रहते हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, तो एक वो क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस या एकीकृत चेतना बनती है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपने से अलग सोचने और जीने वाले लोगों के साथ रहना सीख जाते हैं। आप में एक दूसरे को सहने, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है। टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस। आप समझने लगते हैं कि दुनिया को देखने के और भी नजरिए हैं। ये मतभेदों को स्वीकार करने की प्रक्रिया है, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ सामाजिक फायदा। क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? बिल्कुल। दूसरी प्रक्रिया है आर्थिक निर्भरता। सोचिए, एक मिडिल क्लास या अपर क्लास परिवार जो फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, वो अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पर कितना ज्यादा निर्भर है? हाँ, घर में काम करने वाली बाई, ड्राइवर, गार्ड। बिल्कुल। इन सब के बिना उनका काम नहीं चल सकता। लेकिन ये रिश्ता तो अक्सर बराबरी का नहीं होता। इसमें तो साफ तौर पर एक ऊंच नीच का भाव होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रिश्ता ऊंच नीच वाला ही होता है। लेकिन इस लेन देन में चाहते या ना चाहते हुए जानकारी का आदान प्रदान होता है।
इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले को शायद कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो उसके बच्चे की पढ़ाई या किसी सरकारी स्कीम में मदद कर दे। वहीं फॉर्मल सेक्टर वाला व्यक्ति अपनी नौकरी पर फोकस कर पाता है। ये एक जटिल रिश्ता है, पर इसमें सूचना का एक प्रवाह बनता है जो दोनों तरफ कुछ न कुछ फायदा पहुंचा सकता है। और तीसरा फायदा था मिलकर आवाज उठाना। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए एक मोहल्ले में सड़क खराब है या पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। हाँ, ये तो हर जगह होता है। अगर वहां सिर्फ गरीब या कमजोर तबके के लोग रहते हैं तो हो सकता है कि सरकार या म्युनिसिपैलिटी उनकी बात ना सुने। लेकिन अगर उसी मोहल्ले में कुछ अमीर और प्रभावशाली लोग भी रहते हैं और वो भी शिकायत करते हैं, तो काम होने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। जब अलग अलग समूह मिलकर अपनी जरूरतों के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को भी मिलता है जिनकी आवाज शायद अकेले में नहीं सुनी जाती। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि साथ रहने के फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अलगाव यानी सेग्रीगेशन की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये अलगाव भारत में कितना गहरा है? क्या हम इसकी तुलना दुनिया के किसी और हिस्से जैसे अमेरिका से कर सकते हैं, जहां नस्ल के आधार पर अलगाव की एक लंबी और दर्दनाक कहानी है? हाँ, ये तुलना करना बहुत जरूरी है। और वाकुला बारणम का रिसर्च यहीं पर एक ऐसा फैक्ट सामने लाता है जो शायद आपको हैरान कर देगा। अच्छा, जब हम अलगाव को नापते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ऐतिहासिक रूप से फायदे में रहे समूह एक साथ रहते हैं और क्या नुकसान में रहे समूह एक साथ रहते हैं। अमेरिका में ये श्वेत और अश्वेत आबादी के बीच देखा जाता है। और भारत में हम इसे जाति और धर्म के चश्मे से देखेंगे। मतलब क्या तथाकथित ऊंची जातियां एक तरफ रहती हैं और दलित बस्तियां दूसरी तरफ, या हिंदू और मुस्लिम मोहल्ले अलग अलग हैं? बिल्कुल। और मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बटा हुआ होगा, नस्ल के आधार पर अमेरिकी शहर या जाति के आधार पर भारतीय शहर? मुझे तो यही लगता है कि हमारे यहाँ ये समस्या ज्यादा गहरी होगी। हम रोज जाति आधारित भेदभाव की खबरें सुनते हैं। अमेरिका में भी नस्लवाद है, पर शायद हमारे यहाँ जाति की जड़ें ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर हम जाति या वर्ग के आधार पर देखें तो भारतीय शहर नस्ल के आधार पर बटे अमेरिकी शहरों की तुलना में ज्यादा एकीकृत हैं। क्या बात कर रहे हैं! ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, मतलब मोटे तौर पर एक दलित व्यक्ति के किसी ब्राह्मण के पड़ोस में रहने की संभावना एक अश्वेत व्यक्ति के किसी श्वेत व्यक्ति के पड़ोस में रहने की संभावना से ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से हाँ, लेकिन और ये लेकिन बहुत बड़ा है। जब हम इसी तुलना को धर्म के आधार पर करते हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? पिछले 30-40 सालों में भारतीय शहरों में धर्म के आधार पर अलगाव बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत गहरा हो गया है। तो जाति के मामले में हम शायद बेहतर हैं, पर धर्म के मामले में हम बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। चलिए अब भारत के अंदर ही दो बड़े शहरों की तुलना करते हैं। आपके सूत्रों में मुंबई और हैदराबाद का जिक्र है। हाँ, दोनों का। ये दोनों भारत के बड़े मैक्रो शहर हैं, लेकिन उनकी बनावट में बहुत फर्क है। ऐसा क्यों है? क्या इसमें भी इतिहास का कोई रोल है? इसमें पूरा रोल ही इतिहास का है। हम सोचते हैं कि इतिहास पुरानी बात है, पर शहर अपनी याददाश्त कभी नहीं भूलते। अच्छा। मुंबई और हैदराबाद की कहानी बिल्कुल अलग है। मुंबई एक मॉडर्न औपनिवेशिक शहर है। ये 19वीं सदी में अंग्रेजों के राज में तेजी से बढ़ा था। ट्रेड की वजह से। बिल्कुल, खासकर चीन के साथ अफीम के व्यापार के केंद्र के रूप में। इसकी नींव ही कॉमर्स और ट्रेड पर रखी गई थी। और हैदराबाद? हैदराबाद की कहानी बहुत पुरानी है। वो एक राजशाही की राजधानी रहा है। कुतुबशाही, मुगल, फिर निजाम। उसका एक लंबा पूर्व आधुनिक इतिहास है। वो सत्ता और संस्कृति का केंद्र था, कॉमर्स का नहीं। ठीक है, एक व्यापार का शहर है और दूसरा राजशाही का, लेकिन इसका असर आज की तारीख में कैसे दिखता है? इसका असर आज शहर के नक्शे पर दिखता है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक वजहों से शहर के खास इलाके में केंद्रित है, जिसे हम पुराना शहर कहते हैं। हाँ, पुराना शहर। वहीं मुंबई में भी बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो शहर के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। डोंगरी में भी हैं, बांद्रा में भी हैं, अंधेरी में भी हैं। उनका जमाव हैदराबाद की तरह एक जगह पर नहीं है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे शहरों की गलियों और मोहल्लों की बनावट तय करता है। शहरों की बनावट की बात चली है तो आजकल हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी। हाँ, बहुत। हर सरकार अपने शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब शहर इस सपने के पीछे भागते हैं तो उन लोगों का क्या होता है जो पहले से वहां रह रहे हैं पर इस नई चमचमाती तस्वीर में फिट नहीं होते? ये वर्ल्ड क्लास सिटी का टैग असल में एक तरह की ब्रांडिंग है। जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को चमकाकर बेचती है, वैसे ही शहर खुद को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने एक आकर्षक प्रोडक्ट की तरह पेश करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट 1970 के दशक के बाद आया। उस दौरान ऐसा क्या बदला था? एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। पहले दुनिया में मुकाबला देशों के बीच होता था। अमेरिका बनाम सोवियत संघ या जापान बनाम जर्मनी? हाँ बिल्कुल, 1970 के बाद ये मुकाबला शहरों के बीच होने लगा। अब चेन्नई हैदराबाद से मुकाबला कर रहा है, बैंगलोर इन दोनों से मुकाबला कर रहा है। किस बात के लिए? ग्लोबल पूंजी और इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए। शहर विकास के इंजन बन गए। तो वर्ल्ड क्लास सिटी का मतलब हुआ एक ऐसा शहर जो ग्लोबल पैसे को आकर्षित कर सके। इसका वहां रहने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है? बहुत कम। इसका फोकस लोगों पर नहीं, पूंजी पर है। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का मतलब है बड़े बड़े एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, शीशे वाली इमारतें बनाना, ताकि ग्लोबल कंपनियां यहां आकर अपना ऑफिस खोलें। और इस प्रक्रिया में अक्सर झुग्गी बस्तियों को हटाया जाता है। हाँ, छोटे दुकानदारों को उजाड़ा जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास इमेज में फिट नहीं होते। तो ये एक ऐसा विकास है जो लोगों के लिए नहीं, पैसे के लिए है। ये सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। तो अगर वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना हमारे लिए नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बुनियादी सवाल यही है कि बिना जातिगत भेदभाव वाला शहर कैसा होगा? कैसा महसूस होगा वहां रहना? ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है। इंटरव्यू में 2 मॉडलों की बात की गई है। पहला मॉडल है आदर्शवादी, जाति का विनाश, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है, जहां जाति की पहचान ही खत्म हो जाए, किसी को पता ही न हो कि कौन किस जाति का है। ये तो वाकई एक आदर्श स्थिति है। और दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल ज्यादा व्यावहारिक है। वो ये मानता है कि जाति की पहचान शायद इतनी आसानी से खत्म ना हो, तो क्यों ना हम जातियों के बीच के संबंधों को कम ऊंच नीच वाला बनाएं। मतलब पहचान बनी रहे पर उसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले, जातियों के बीच का जो हायरार्की है उसे तोड़ा जाए। तो रिसर्च के हिसाब से असल और तुरंत करने वाली लड़ाई दूसरे मॉडल को हासिल करने की है। बिल्कुल। वाकुला बारणम कहते हैं कि जाति एक बहुत ही जिद्दी चीज है, खासकर शादी जैसी संस्था में ये बहुत मजबूत है। हाँ, आज भी ज्यादातर शादियां अपनी जाति के अंदर ही होती हैं। सही बात है। इसलिए जाति को पूरी तरह खत्म करना एक बहुत लंबा सफर है। जो लड़ाई आज और अभी लड़ी जा सकती है वो है भेदभाव के खिलाफ। ये भेदभाव किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है? 3 बड़े बाजारों में। पहला, हाउसिंग मार्केट। रिसर्च में हैदराबाद के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है, जहां मुस्लिम या दलित नाम सुनते ही कह दिया जाता है कि फ्लैट खाली नहीं है। ये तो बहुत कॉमन है। दूसरा है लेबर मार्केट, यानी नौकरियों का बाजार। सिस्को वाला केस बहुत मशहूर हुआ था, जहां एक दलित इंजीनियर को उसके 2 ऊंची जाति के मैनेजरों ने प्रमोशन और मौकों से सिर्फ इसलिए दूर रखा क्योंकि वो दलित था। और तीसरा? तीसरा है क्रेडिट मार्केट, यानी लोन का बाजार। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे इतनी सारी जानकारी ली जाती है कि उसके आधार पर भेदभाव करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली और जरूरी लड़ाई इन बाजारों को भेदभाव मुक्त बनाने की है। मतलब पहला कदम ये पक्का करना है कि किसी को भी सिर्फ उसकी जाति या धर्म की वजह से घर, नौकरी या लोन देने से मना ना किया जाए। हाँ, यही बुनियाद है। पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी भी बाजार में किसी की अर्जी सिर्फ इसलिए खारिज ना हो क्योंकि उसका सरनेम कुछ और है। जाति विहीन समाज का आदर्श अभी शायद दूर हो, लेकिन भेदभाव के खिलाफ लड़ाई हमें आज ही जीतनी होगी। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि जाति सिर्फ गांव की कोई पुरानी चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है जो हमारे मॉडर्न शहरों को हर रोज आकार दे रही है। बिल्कुल। शहर में बराबरी का सपना इतिहास, पूंजीवाद और समाज की गहरी जड़ों वाली हकीकत से टकराकर बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। मैं बस एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। इन 2 मॉडलों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहेगा। क्या हमें जातियों के बीच बराबरी लाने पर ध्यान देना चाहिए या जाति को जड़ से खत्म करने पर? यह एक बहस है जो चलती रहेगी। तात्कालिक लक्ष्य भेदभाव खत्म करना है, लेकिन हमारा अंतिम सपना क्या हो, इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस चर्चा से ये बात सामने आई कि मिले जुले मोहल्लों में रहने से एक एकीकृत चेतना बनती है जो शायद जाति की दीवारों को कमजोर कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर हाउसिंग और जॉब मार्केट में भेदभाव लगातार लोगों को अलग अलग बस्तियों में रहने पर मजबूर करता रहेगा, तो उस एकीकृत चेतना के पैदा होने की संभावना पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो चेतना
जो शायद जाति को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है।